हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच उपस्थित हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो आपको बताना है वैदिक धर्म में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए है प्रकृति पूजा, ऑप्शन बी है मंत्रोच्चारण और ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा, ऑप्शन डी है यज्ञ। तो इसमें जो वैदिक धर्म में सम्मिलित नहीं था मित्रों, उन दिनों मूर्ति पूजा नहीं थी मित्रों। बाकी सभी जो है प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण और यज्ञ की व्यवस्था थी वैदिक धर्म में, लेकिन मूर्ति पूजा की कहीं भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, ऋग्वेद में उल्लिखित पाणी संबंधित है। पाणी किसके लिए संबंधित है मित्रों? हम लोग इसको देखेंगे। ऑप्शन ए है कृषि से, ऑप्शन बी है व्यापार से, ऑप्शन सी है उद्योग से, ऑप्शन डी है पशुपालन से। तो जो पाणी शब्द है मित्रों, वो व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है कि ऋग्वेद में निष्क अलंकरण था। ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है हाथ का, ऑप्शन सी है नाक का, ऑप्शन डी है गले का। तो निष्क जो होता था मित्रों, वो गले का एक प्रकार से हार होता था ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में इसका उल्लेख निष्क का मिलता है और गले का हार एक प्रकार से होता था। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में निष्क क्या था? सिक्का था, संस्था था, आभूषण था, जात था। तो वैदिक काल में जो निष्क था मित्रों, वो क्या था? एक प्रकार का आभूषण था मित्रों। और कहाँ पहना जाता था? गले में पहने जाता था। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। तो यहाँ ये गले का हम लोग अभी पढ़े कि गले का ये आभूषण निष्क होता था। और किस वेद में था ये ऋग्वैदिक काल में था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, नहीं तो पूछ लिया जा सकता है कि किस काल का ये जो है निष्क आभूषण था। तो वो ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। यहाँ हमें बताना है कि पांचाल का जो दार्शनिक शासक था मित्रों, वो कौन था? पांचाल का दार्शनिक शासक यहाँ पूछ रहा है। जनक, परीक्षित, दिवोदास, प्रवाहड़, जबाली। तो मित्रों इसमें पांचाल का जो दार्शनिक शासक था मित्रों, वह प्रवाहड़ जबाली था मित्रों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। पांचाल का दार्शनिक शासक कौन था? प्रवाहड़ जबाल था। ये ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? वहाँ पूछ रहा था मित्रों पांचाल का दार्शनिक राजा, अब यहाँ पूछ रहा है कैकेयी का दार्शनिक राजा। ठीक है, जबाली, परवाहन, जमादन अग्नि, श्रुतसेन, अश्वपति। तो जो कैकेयी का जनपद का दार्शनिक राजा था मित्रों इसमें, तो वो अश्वपति था। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, दोनों पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र संबोधित है मित्र को, वरुण को, सविता को, इंद्र को। तो गायत्री मंत्र जो संबंधित है मित्रों, वो सविता को संबंधित है। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है मित्रों? वो तीसरे मंडल में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और इसको रचनाकार कौन थे तीसरे मंडल का? तो विश्वामित्र थे। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये मित्रों कथन कारण वाला प्रश्न है। देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। कारण है, ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो ऑप्शन इसका ए है। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। और ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसमें मित्रों
आर, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा ए जो है वो आर की व्याख्या भी करता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक जो काल था वो ग्रामीण सभ्यता थी, ये बात सत्य है। और क्यों थी? क्योंकि उसमें कृषि और पशुपालन का क्या था? मुख्य व्यवसाय था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मित्रों, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? भुक्ति, अग्रहार, नगस्तर, अग्रश्रेणी। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अग्रसार जो है वो मित्रों क्या था? ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। अग्रहार, और जो दान में दिया जाता था वो उन्हें क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवी देवताओं की प्रार्थना का, कृषि कर्मकांड का। तो शतपथ ब्राह्मण जो है मित्रों ये यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद उसी का एक ये अंग है मित्रों, उसका शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये यजुर्वेद के शुक्ल ग्रंथ के जो है उसका ये ब्राह्मण ग्रंथ है मित्रों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसमें जो है धार्मिक कर्मकांड का वर्णन विस्तार से दिया गया है। आप लोग इसको याद रखेंगे। जितनी बातें हमने बताई उसको आप लोग याद रख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है मित्रों? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से। ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। तो शतपथ ब्राह्मण जो है मित्रों यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के किस वेद से? शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है। ये शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के भी दो वेद थे मित्रों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। आप लोग इतना ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के और ऑप्शन डी है अथर्ववेद के। तो कौशिकी जो ब्राह्मण है मित्रों वो किस किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के। ऋग्वेद की जो संहिता है उसके एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ है मित्रों। एक तो कौशिकी हो गया मित्रों, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके, किसके? ऋग्वेद के। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ठीक है, ऋग्वेद के। अगला प्रश्न है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? आधुर, ब्रह्मा, होता, उक्ता। तो यज्ञीय कर्मकांड का जो पर्यवेक्षण होता था मित्रों वो ब्रह्मा होता था। ऑप्शन बी सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है दोस्तों, वो अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य में सभा और समित को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? इंद्र, अग्नि, प्रजापति, रुद्र को। तो वैदिक साहित्य में सभा और समित को जो प्रजापति की वो दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में इन्हों कहा गया है। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों, हम लोग टाइम नहीं देंगे, तो अथर्ववेद का है। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा मित्रों। आज इसमें कई प्रश्न मित्रों रिपीटेड हैं। कल से उम्मीद करूँगा कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, आप सबके बीच नया नया और प्रश्न आएगा दोस्तों। तब तक आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट को करते रहिए और अच्छे से जो है पढ़ाई अपना करते रहिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।